रेडी? Yes, ma'am. स्टार्ट। आज हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं। जो वर्कशॉप हमारे पास आई है वो नेशनल कम्युनिटी एंगेजमेंट एकेडमिक नेटवर्क की तरफ से है। आज की जो हमारी वर्कशॉप है उसका जो टॉपिक है वो है एजिंग, एजलेस बॉन्ड। क्या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं? Yes, ma'am. दादा दादी हैं? Yes, ma'am. नाना नानी हैं? Yes, ma'am. वो कुछ कमजोर हो जाते हैं, Yes, ma'am. बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो आज मैं अपने पैनल डिस्कशन पे इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो मेरे साथ इस पैनल डिस्कशन में है माही। ये हमारे जो है इंटर्न रही हैं, इन्होंने वर्कशॉप करी है हमारे साथ काफ़ी सारी, और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा कर चुकी हैं। फिर इधर हमारे मेरे राइट में बैठी हैं खुशबू। ये भी 5 सर्टिफिकेट पूरे ले चुकी हैं। ये हमारी सीनियर इंटर्न बन चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ आती हैं शिवांगी। शिवांगी, यू जस्ट वेव योर हैंड। शिवांगी। एंड नेक्स्ट जन्नत, वेव योर हैंड जन्नत। एंड नीरू, वेव योर हैंड। एंड सोनी, वेव योर हैंड। एंड नेहा, वेव योर हैंड। मेरे हिसाब से नीरू के पास थोड़ा कम सर्टिफिकेट है, बाकी सब बच्चों ने पूरी 5 वर्कशॉप की सर्टिफिकेट ले रखे हैं, स्वॉट एनालिसिस कर रखी है। तो अब आज मैं माही से क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। माही, क्या आप मुझे बता सकती हो कि क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हैं एजिंग के? मैम, जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, जैसे उनकी एजिंग होती जाती है, तो उनमें एक वो थोड़े इल होते जाते हैं टाइम के साथ साथ। उनमें कई प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे वो सुन नहीं सकते, देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर वो चीज़ें अपने दिल दिमाग पे ज़्यादा लेने लगते हैं एजिंग के साथ साथ। और वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें बड़ी डेलिकेशन के साथ संभाला जाता है, उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और डिग्निटी दी जाती है, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो क्या आप थोड़ा सा इंडियन सिनेरियो बता सकती हैं हमें? मैम, इंडियन सिनेरियो में हो गया, जैसे इंडिया में मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं। बट इंडिया में ये होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को एज अ गॉड मानते हैं, तो वो उन्हें अपने साथ ही रखते हैं, उनकी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखते, या तो वो 18 ईयर्स के बाद ही कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, अपने अलग से रहने लगते हैं, या वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, बट उन्हें अपने साथ नहीं रखते। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने साथ ही रखते हैं। आपने ऐसा मुझे बताया तो मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि एजिंग पॉपुलेशन जो है बढ़ती क्यों जा रही है? मैम, एजिंग पॉपुलेशन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो रहे हैं। हमारे इंडिया में अब हेल्थ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि जब लोग हेल्दी रह रहे हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, तो डेथ रेट भी कम हो रहे हैं। और इस वजह से जो है आप एक्सप्लेन करना चाह रही हैं कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट और पूछना चाहूँगी कि व्हाई आर द एल्डरली अनहैप्पी? मैम, एल्डर लोग इसलिए अनहैप्पी रह रहे हैं क्योंकि क्यों अनहैप्पी है? सोसाइटी इशू है कुछ? मैम, वो अब अवेयर नहीं है अपने राइट और नीड्स के लिए, और उन्हें अकेलापन ज़्यादा होता है, वो आइसोलेट हो जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने लगता है। तो इसलिए भी कुछ वो अनहैप्पी रहते हैं कि उनकी मोबिलिटी वीकेंड हो जाती है, वो अपने फिज़िकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी पे इतना नहीं गौर कर पाते, नहीं चीज़ें कर पाते वो, तो इसलिए भी थोड़ा अनहैप्पी रहते हैं। क्योंकि अगर जब हमारे पास फिट बॉडी, फिट माइंड ही नहीं होगा तो हम हैप्पी रह ही नहीं सकते। वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिया माही, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अवेयर किया। शिवांगी, क्या आप हमारे वर्कशॉप में बच्चों को बताएंगे कि टेकिंग केयर
care of the aged. What is the role of educational institutions? इंस्टीट्यूशंस जो है वो जैसे हमें एप्रिशिएट करेंगे तो और भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे अवेयरनेस फैलाने के लिए। और जैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने का, वैसे हमें सर्टिफिकेट मिला है और हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली है आगे प्रोग्राम में जाने की। सारे सर्टिफिकेट जब कलेक्ट हो जाएंगे तब उसके बाद में, और ऐसे ही वो प्रोवाइड करते हैं, वो जाते हैं घरों में और उनका सर्वे लेते हैं कि घरों में कैसी इज्जत दे रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स को या नहीं दे रहे हैं, या क्या बिहेवियर क्या हो रहा है उन लोगों का। और ऐसे ही और भी चीज़ करते हैं वो लोग। फैमिली एंगेजमेंट प्रोग्राम्स भी हैं कि जैसे फैमिली को भी एंगेज होना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर फैमिली ही साथ नहीं देगी तो वो लोग कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी, क्योंकि वो भी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। फैमिली का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इसमें हमें जैसे अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए या तो आप जैसे आपकी गैलरी होगी उधर धूप आ रही है तो आप उन्हें बोल दो कि आप इधर आके बैठ जाओ बेंच पर, कम से कम विटामिन डी भी मिल जाएगा और थोड़ी सी मतलब बैठ भी जाएंगे, वरना पूरे दिन लेटे रहते हैं वो लोग। और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो, फिलहाल टेम्परेरी के लिए, वरना डॉक्टर्स तो हैं ही हमारे लिए परमानेंट के लिए, वैसे टेम्परेरी के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। वेरी नाइस। शिवांगी ने हमें बताया कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल हो सकता है एल्डरली पीपल को, जो हमारे घरों में बुजुर्ग लोग हैं उनको वो करने का। जैसे अभी माही ने बताया था कि अभी जो है एक फैक्ट है, हर किसी को एक बारी एक दिन बुजुर्ग होना ही होना है ना। आप और हम भी होंगे, तो क्यों ना हम उनके साथ आज इतना अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि कल को जब हम बुजुर्ग होंगे तो सोसाइटी इतनी अच्छी तरह से होनी चाहिए एक दूसरे की केयर करने वाली, ताकि हमें परेशानी ना हो। अभी जैसे माही ने बताया कि भी जो है जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो आईज वीक हो जाती हैं, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, तो जो है उस चीज़ों के साथ हम हंसते हैं, हम कहते हैं कि ना दादी को तो सुनाई नहीं देता, मैं नहीं बात करूँगी, है ना। लेकिन आपको दादी को सुनाई नहीं देता, लेकिन आपको दादी के साथ बात करनी आनी चाहिए, तभी तो आप केयरिंग बनोगे, तभी तो आप सोसाइटी को देखोगे। थैंक यू शिवांगी। हाँ जी जन्नत, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि जो है एल्डरली की कुछ सपोर्ट हो सके। एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एल्डर्स के सपोर्ट के लिए, जैसे कि स्केचिंग करवा सकते हैं, उन्हें पेंटिंग्स करवा सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग्स और स्क्रैप बुक्स मतलब बनवा सकते हैं फ़ोटोज़ की, पेंटिंग करवा सकते हैं और फोटोग्राफ्स ले सकते हैं उनके साथ में, और उनको कहीं बाहर भी लेके जा सकते हैं घुमाने के लिए, जैसे कि शाम के टाइम से पार्क वगैरह चले गए और मतलब घुमा दें उनको पार्क वगैरह में, और उनके साथ शॉपिंग्स पे भी जा सकते हैं, और डांसिंग वगैरह भी हो सकती है, ग्रुप रीडिंग भी हो सकती है, मूवीज़ भी दिखा सकते हैं उनके साथ में कि उनका थोड़ा दिमाग बहका रहे वो। वेरी नाइस। पार्क में बिठा के उनको इकट्ठा करके योगा भी करवा सकते हैं बच्चे, है ना। आप स्कूल में माइंडफुलनेस सीखते हैं ना। यस मैम। माइंडफुलनेस किस लिए सिखाया जाता है? वो अपनी फैमिली वेलबींग के लिए सिखाया जाता है, आपके माइंड की वेलबींग के लिए सिखाया जा सकता है। तो आप 2-4 अपने एल्डर लोगों को पार्क में बिठा के योगा करा सकते हो, उनको माइंडफुलनेस करा सकते हो, तो जो है। लेकिन जन्नत, अगर ऐसी एक्टिविटी कराए तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? ऐसे एक्टिविटीज़ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर तेज बोलते हैं कि आप थोड़ा जल्दी चलो, रास्ते पे हम उनको लेके जा रहे हैं तो उनको बोलेंगे कि आप इतने आराम से चलो, थोड़ा जल्दी चलो, हमें ऐसे नहीं बोलना है, हमें उनको मतलब बहुत पेशेंसली उनके साथ में बिहेवियर रखना है, उनको बहुत क्यों नहीं बोले हम उनको? उन्हें लगता है कि फिर ये हमारी वर्कशॉप की दिक्कत हो रही होगी, हम जो उनको योगा क्लास करा रहे हैं हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्यों नहीं बोले हम? उन्हें ऐसा लगेगा कि हम उनको इंडिपेंडेंस नहीं वो कर रहे हैं, हाँ। इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनमें फिजिकल डिफॉर्मिटी हो,
उनकी टांग में दर्द हो रहा हो, है ना, तो इसीलिए हमें उनके ऊपर शाउट नहीं करना है। उनकी इंडिपेंडेंसी जो है वो बनी रहनी चाहिए, उनको प्यार से और उससे जो है डील करना है। ठीक है, थैंक यू जनरल। खुशबू, अभी जन्नत ने बताया कि स्टूडेंट एक्टिविटीज करा सकते हैं। मुझे लगता है हमारे पास और भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, क्या तुम बता सकती हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं? शायद आप वो भी बताना चाह रहे होंगे कि सेलिब्रेट कराते हैं। अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को करते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को करते हैं। हम इन सब चीज़ों से उनका सेलिब्रेट करा सकते हैं। तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज किसी का बर्थडे था तो दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं हम घर में? यस मैम। कैसे करेंगे मैम क्या बनाएंगे? केक लाएंगे? मैम केक लाएं और पूरी फैमिली को इकट्ठा करें ताकि उन्हें अच्छा फील हो और अकेला फील ना हो। और दादाजी तो केक खाते नहीं, अंडे वाला। मैम मैंने लेकर आई फ्रूट केक लेकर आई, वो भी पिता हलवा। थैंक यू खुशबू। स्टार्ट। नीरू, क्या आप बता सकते हैं कि अपने एलर्जी को हम कैसे स्किल और टेक्निक लगाकर जो है डील कर सकते हैं? यस मैम, हम लोग किसी भी एल्डरली से जब हम बात करते हैं, उनसे डील करते हैं, तो हमें 3 मेन चीज़ों का ध्यान रखना होता है: एम्पैथी, ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग। एम्पैथी में वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। वो चीज़ क्या बोल रहे हैं, हमें उसे एकदम केयरफुली सुनना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि उनकी लाइफ में और उनके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं और उन्हें किस चीज़ की नीड है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है उनको बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहा हो शॉपिंग का। Yes. तो हमें समझना पड़ेगा कि हम दादाजी को कह रहे हैं दादाजी आप शॉपिंग पे क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, तो लेकिन उनको शॉपिंग जाना अच्छा नहीं लगता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि दादाजी शॉपिंग पे नहीं जा रहे हैं, तो हमें खरीद के ला के देना है ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सजेशन दिया नीरू आपने। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि साइकोलॉजी और एजिंग का क्या रिलेशन है? मैम, इसमें साइकोलॉजी और एजिंग का ये एक्सपीरियंस है कि जब जो एल्डर लोग होते हैं, जब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि उन्हें फिजिकल पेन होने लगता है, डिप्रेशन, उनके इंटेंस इमोशंस जो होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो एकदम से होपलेसनेस फील करने लगते हैं। वो जब अब ओल्ड एज में होते हैं तो वो बहुत सारे चैलेंजेस और चेंजेस महसूस करते हैं। उन्हें बहुत सारे चेंजेस ये दिखते हैं कि जो सोशल चैलेंजेस जो होते हैं, जो कि लोग आसपास उनसे बहुत गलत तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। कभी कभार वो अपने घर में अब्यूज़ किए जाते हैं और उनका फिजिकल बॉडी उनकी इतनी लो हो जाती है जिसके कारण ना ही वो चल पाते हैं, ना अपने खुद से कोई काम पूरा कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सी चीज़ें उन्हें डील करनी पड़ती है। मैम, इन सब चीज़ों में उनको बहुत सी चीज़ों की नीड होती है। इस टाइम पे जब वो ओल्ड एज में होते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली, इकोनॉमिक, सोशल और लीगल फैमिली की बहुत नीड होती है, जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है कि उनके पास रहे कोई। और मैम, उन्हें एल्डर एज में बहुत सी चीज़ों की नीड होती है, जैसे फैमिली की। वो लोग ये चाहते हैं कि जब वो अब इस एज में है तो उनकी फैमिली उनके आसपास रहे और उनके साथ लव एंड केयर तरीके से पेश आए। उसके बाद है कि हेल्थ, उनकी हेल्थ का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, वो फिजिकली फिट नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सी चीज़ों की तकलीफ उठानी पड़ती है। वो अपना खुद भी वो कोई काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। और इकोनॉमिक मैम, जैसे कि वो काफ़ी बीमार रहते हैं। बहुत से जो आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं, यंगस्टर्स और एल्डर्स जो होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की जो ज़मीन जायदाद होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा उनसे फाइट करते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं। तो मैम इसमें और मैम उनकी जो खुद की भी तबीयत खराब होती है तो उन्हें खुद की भी जो इलाज कराना होता है, इसलिए उन्हें इकोनॉमिक की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कई और इसमें साइकोलॉजिस्ट असिस्ट इन, कि मतलब कि जो उनकी केयर के लिए जो साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं वो ये देखते हैं, वो उनको मेमोरी की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उन्हें हर चीज़ याद रहे, वो डिप्रेशन में ना जाए और उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स ना आए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया नीरू ने साइकोलॉजी को। थैंक यू नीरू। मुझे लगता है कि तुम जो है ना एजिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बहुत अच्छा बता सकती हो, जरा हमें कुछ एक्सप्लेन करो।
मैम एजिंग एंड स्पिरिचुअलिटी में मतलब ये आता है कि जैसे कि एक ओल्ड एज का पर्सन है, अब उनको मतलब थोड़ी दिक्कत होती है उनकी एज में, और फिर हमें ना उनको उस एज में माइंडफुलनेस और योगा एंड पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका ध्यान भटका रहे और उन्हें ये फील ना हो ज़्यादा कि वो अकेले हैं, या वो किसी भी चीज़ को अपने माइंड में ना ले जाए ज़्यादा। तो उनको ये सोनी ये बताना चाह रही है कि भी जो है जो ओल्ड पीपल होते हैं तो उनका ध्यान अगर हम पूजा पाठ में और प्रेयर में लगा दें और उनको जो है कोई म्यूजिक चला के ऐसा दे दें, माइंडफुलनेस करवा दें, तो जो है उनका थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हमारे परिवार के लोग जो है वो हमें इग्नोर कर रहे हैं और हमारी सुनते नहीं। गए शाम को दादाजी के पास गए, दादाजी आप प्रेयर सुनोगे, आप कोई म्यूजिक सुनोगे, भक्ति गीत सुनोगे, या दादाजी आप ये करोगे, देखो मैं आपको आप फोन पे जो है ना ये सिखाती हूँ। थैंक यू सोनी। सोनी आप पैलेटिव केयर के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी मैम, पैलेटिव केयर में जैसे कि कोई भी एक ओल्ड एज का पर्सन जो कि बिल्कुल क्रिटिकल एज मतलब हालत में है और फिर वो बेड से उठ भी नहीं सकता, तो उसके लिए हम नर्स लगवाएंगे, जिससे मतलब वो उनकी हर एक चीज़ में हेल्प करे। जैसे कि उनको यूरिन के लिए जाना है तो उनको वहाँ ले जाए, पॉटी के लिए जाना है तो उनको ले जाए, उनका खाना टाइम टू टाइम उन्हें दे और उन्हें मतलब अकेला भी फील ना होने दें। और उनकी क्रिटिकल स्टेज में मतलब उनके क्या कहते हैं, उनके हाथ पैर में बहुत दर्द होता है और उनकी आइज़ वीक हो जाती है, उनको सुनने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बस आ जाती है, लास्ट डेज होते हैं तो उसमें और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज आ जाती है, तो उनको सोशल इमोशनल सारी चीज़ें वो होती। थैंक यू। विनीता, क्या आप हमें बता सकती हैं कि केयरिंग फॉर द एज्ड, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ द नीड? क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में बुज़ुर्ग ही नहीं रहेंगे तो हमारी सोसाइटी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें उनके एक्सपीरियंस से ही जानने को नई नई चीज़ें मिलती हैं। वो हमसे हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि वो किस लाइफ से पहले के बारे में क्या बताते हैं। अपॉर्चुनिटी मिली उनको, क्या जो उनके पास चैलेंजेस आए उन्होंने अपनी चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया। वेरी नाइस। अभी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एक बात और बताइए, क्या जो है सभी एज्ड उनको हम एक सिंगल अप्रोच से डील कर सकते हैं? नहीं, सभी की अलग अलग नीड्स होती हैं। जैसे अगर कोई डिसेबिलिटी ये है कि उसको सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, तो उनकी अलग नीड है। और किसी की मतलब वो चल नहीं सकता या कोई मेंटली इमोशनली डिसऑर्डर है तो उसको अलग नीड है, तो वन फिट नहीं कर सकते हम। वेरी नाइस, थैंक यू। आज हम पैनल के लास्ट मेंबर से बात करने वाले हैं और नेहा से बात करेंगे, और नेहा जो है वो हमें बताएंगी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, अल्जाइमर क्या चीज़ें हैं। डिप्रेशन वो होते हैं जैसे बहुत से ओल्ड एज पर्सन के साथ उसके घर में मिसबिहेव होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, जैसे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मीन्स उनके साथ में जैसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता है कि उन्हें खाना नहीं दिया जाता और उनके साथ दवाई वगैरह नहीं दी जाती उन्हें टाइम टू टाइम। तो वो ना डिप्रेशन में, जैसे डिप्रेशन के मरीज होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो मीन्स ना ऐसे उनके बच्चों को नहीं करना चाहिए उनके सबके साथ। और ये जो डेमेंशिया होता है ये वो होता है जब ओल्ड एज पर्सन ना जो एक ही वर्ड को ना 2 बार बोलने लगते हैं, जैसे रुक रुक के बहुत बोलने लगते हैं ओल्ड एज पर्सन। हाँ, भूल भी जाते हैं। और मीन जैसे उनके चलते हैं तो उनके शरीर कांपते हैं और वो उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, लाठी वगैरह। तो इसलिए ये सब होते हैं। एक और डिसीज का भी आप बात कर रही थी ना, और लास्ट में डिमेंशिया के बाद और कौन सी डिसीज होती है? अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या होता है, कुछ बता सकते हैं आप? अल्जाइमर वो होता है जो पर्सन ना जिसने भूलने की बीमारी हो जाती है, जैसे वो कहीं जा रहे बाहर घूमने जा रहे, जो ओल्ड एजेड पर्सन होते हैं, तो मीन्स ना वो एड्रेस भूल जाते हैं अपने, तो उन्हें ये याद करना पड़ता है कि हम। तो अगर मान लीजिए कोई दादाजी अपना वो भूल जाते हैं दरवाजा, मेरे पड़ोस में थे, वो ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे लेकिन वो हमेशा मेरे ही फ्लैट की बेल बजा देते थे,
तो फिर मैं अपनी बेटी को बोलती थी जाओ दादाजी को ना ऊपर छोड़ के आओ, दादाजी भूल गए हैं फ्लैट नंबर। तो ऐसे हम केयर कर सकते हैं ना। थैंक यू नेहा। आज हमारे पैनल में सारे इंटर्न बैठे हैं और सारे इंटर्न ने बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, अपनी नॉलेज शेयर करी है। अच्छा है, हम जब सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर हमें लाइक करेंगे। मैं इस पैनल डिस्कशन को वाइंड अप करना चाह रही हूँ। जैसे कि अभी जो है माही ने हमें बात करी कि एक फैक्ट है और हमें एजिंग को स्वीकार करना चाहिए। केयरिंग की बात करी इधर से किसी ने, और किसी ने ये बताया कि कौन कौन सी एक्टिविटी की जा सकती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और किसी ने ये बताया कि ओल्ड एज में किस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको किस तरह की केयर करनी चाहिए। तो मैं पूरे पैनल का जो है थैंक यू करना चाहूँगी और इसी के साथ ही मैं इस पैनल डिस्कशन को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।